चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की इस वीडियो के अंदर, और साथ ही में कुछ फिलअप्स वगैरह भी हम देखेंगे जो कि रिलेट करेगा हमारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाले चैप्टर से, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, जर्नल एंट्रीज की। तो कुछ एक ट्रू फॉल्स हैं आपके सामने, बड़े ही इंटरेस्टिंग और सेलेक्टेड ट्रू फॉल्स आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि आप अच्छे से अपना दिमाग यूज कर पाएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। बताएं, पर्सनल अकाउंट जो है वो हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। मनी में ट्रू फॉल्स सोचे, फिर जब मैं बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो समझ है, जो जानकारी है, वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो सबसे पहला कह रहा है पर्सनल अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। क्या कहते हैं, आपके हिसाब से सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? तो जी देखिए, आपने देखा पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल का बैलेंस भी हो सकता है और नेचुरल में डेटर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी हो सकते हैं। अब डेटर हुआ तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर हुआ तो क्रेडिट बैलेंस। सेम आर्टिफिशियल में आते हो तो आप देखते हो कि बैंक लोन वगैरह होते हैं, वो सबका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक के अगर पॉजिटिव बैलेंसेस है, मतलब बैंक में अपने पैसे जमा किया है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, बट अगर बैंक लोन वगैरह लिए हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। सेम आप आते हैं रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, जो नेचुरल की, जो पर्सनल की थर्ड कैटेगरी होती है। इस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्सपेंस या इनकम के आगे पीछे कुछ लग जाता है, कोई भी शब्द, तो वो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आ जाता है। उसी में हमने देखा कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो हमारा डेबिट बैलेंस नहीं होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। और वही कोई हमारा अगर एडवांस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, तो उस केस में उसका डेबिट बैलेंस होता है। मतलब कि इन एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, सिर्फ पर्सनल के अंदर भी अगर चले जाएं, सभी कैटेगरी को भी देख लें हम जाके, तो हर कैटेगरी के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि बैलेंसेस हमारे डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। बट ये स्टेटमेंट कह रहा है हमेशा ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। ठीक है सर। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, सॉरी नॉमिनल अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। जो नॉमिनल अकाउंट है ये हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो नॉमिनल अकाउंट की जरा गहराई में जाएंगे और हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट किस चीज का होता है। नॉमिनल अकाउंट है हमारे एक्सपेंसेस का या फिर लॉसेस का, और साथ ही में नॉमिनल अकाउंट किस चीज का है, हमारी इनकम का या फिर गेन का। अब जब हमने इसको समझा तो हमने देखा कि जितने हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं ये क्या होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितने भी इनकम है आपके वो क्या होते हैं, इनकम होते हैं आपके क्रेडिट। तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। अच्छा, कोई भी बच्चा ना ये ना सोचे कि सर किसी भी अकाउंट के हम रूल में जाए, जैसे पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करें तो डेबिट का भी रूल है, क्रेडिट का भी रूल है। दैट मीन्स कि पर्सनल अकाउंट डेबिट भी दिखाएगा, क्रेडिट भी दिखाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ना समझे यहां पे कि अगर रूल बनाया गया है डेबिट का भी, क्रेडिट का भी, और तीनों के लिए बनाया गया, पर्सनल के लिए भी, रियल के लिए भी, नॉमिनल के लिए, तो तीनों ही बैलेंसेस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। डेबिट क्रेडिट पे होगा क्या, मतलब किस ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट करना है, किस में क्रेडिट करना है, वो बताता है। बट आप अल्टीमेटली उसके अंदर जो अकाउंट्स फॉल करते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट का हमने एग्जांपल देखे कि ये सारे टाइप्स के अकाउंट्स इसके अंदर फॉल करते हैं और उनके डेबिट बैलेंस है ये बैलेंस। ऐसा नहीं कि डेबिट में वो ट्रांजैक्शन आएगी कि नहीं, क्रेडिट में आएगी कि नहीं, ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा है यहां पे, उसके क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस के आपके डेबिट में बच सकते हैं कि नहीं बच सकते, तो इसके अंदर डेबिट में भी बच सकते हैं, क्रेडिट में भी बच सकते हैं। सेम नॉमिनल के अंदर आते हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस के बैलेंस बचेंगे वो सारे डेबिट में होंगे और जितने भी इनकम के बैलेंसेस होंगे वो सारे आपके क्रेडिट में होंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसी के ऊपर जब आप आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आएगा कि रियल अकाउंट्स जनरली, अब देखो इसमें शब्द कहां बदला, ये भी ऑलवेज था, तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है भैया, इसके अंदर क्रेडिट का भी स्कोप है। लेकिन यहां पे लिख रहा है रियल अकाउंट्स जनरली शो डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट जो है वो जनरली डेबिट बैलेंस दिखाता है। अब रियल अकाउंट के अंदर हम सर क्या चीजें कवर करते हैं? रियल अकाउंट्स में हमने देखा कि मोस्टली हमारे क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। क्या आते हैं? मोस्टली हमारे एसेट्स आते हैं और सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है, क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या सर क्रेडिट किसी भी सूरत में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहां पे इसलिए जनरली वर्ड यूज किया गया है कि भैया कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे आप कह सकते हो कि रियल अकाउंट भी आपके क्रेडिट में जा सकते हैं, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल नेचर का केस हो गया। सर एक्सेप्शनल नेचर का केस कैसे हो गया कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट था, कोई आपका इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा। अब इन्वेस्टमेंट को जो आपने बेचा है, जो आपने उसको घाटे में बेच दिया। ठीक है, मतलब कि 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था,
आपने जब इसको सेल किया तो आपने लेट से इसको सेल किया है 12,000 रुपए में, प्रॉफिट हुआ आपको 12,000 रुपए का, तो ऐसा पॉसिबल है कि इस 12,000 को आप इस तरीके से दिखाओगे और 2,000 रुपए नेगेटिव में दिखाओगे। अब ये नेगेटिव नहीं है, 2,000 रुपए की आपकी इनकम है, 2,000 रुपए की आपकी क्या है यहाँ पे इनकम है, बट ये इनकम का बैलेंस क्रेडिट है और हो सकता है ये इनकम अभी आपने अर्न ना की हो, ये अनअर्न्ड इनकम हो। ये क्या हो, अनअर्न्ड इनकम की अभी वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेल उसकी बुक हुई है, अभी वो रियलाइज नहीं हुआ। जब तक रियलाइज नहीं हुआ तब तक ये इनकम कहां दिखाई देगी, अनअर्न्ड इनकम के अंदर। तो आपके एसेट्स के अंदर ये फॉल तो करेगा लेकिन ये एक्चुअल में एसेट नहीं होता। ऐसे आपने एक एग्जांपल देखा था किसका, उस टाइप के खर्चे, उस टाइप के चीजें, उस टाइप के खर्चे जो कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी हम एसेट्स में क्लासिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उस टाइप के खर्चों के बैलेंसेस भी आपके डेबिट नेगेट दोनों में जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही एडवांस्ड बातें मैं आपको बता रहा हूं जो कि जनरली आपको 99.99% टाइम्स ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि रियल अकाउंट्स में अगर यहां पे ऑलवेज भी कहता ना तो भी हम इसको ट्रू बोल देते, अगर ये ऑलवेज भी कहता तो भी हम उसको ट्रू कह देते, लेकिन स्टेटमेंट ने अपने आप में चतुराई दिखाई है, उसने वर्ड यूज किया क्या, जनरली। तो बिल्कुल जी जनरली अगर कहा जाए तो रियल अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो हमेशा डेबिट में ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसेट्स ही आते हैं, कोई भी लाइबिलिटीज वगैरह नहीं आती। बट पर्सनल में एसेट लाइबिलिटी दोनों आते हैं, नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस और इनकम दोनों आते हैं, इसलिए दोनों के बैलेंसेस यहां पे डेबिट क्रेडिट होके चलते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है आपके पास, ओपनिंग एंट्रीज पास फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ ईच डे। ओपनिंग एंट्री जो पास है की जाती है वो की जाती है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की हर दिन की पहली ट्रांजैक्शन जो होती है उसके लिए हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही वाहियात है। ओपनिंग एंट्री किसकी होती है, जब साल की शुरुआत होती है तो एक साल का क्लोजिंग बैलेंस को हम अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में लेके जाते हैं, मतलब 31 मार्च का जो बैलेंस है उसको हम उठा के लेके जाते हैं अगले साल के 1 अप्रैल में, तब हम उसकी एक बार ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। उसके बाद पूरे साल जब तक फिर से 31 मार्च नहीं आ जाएगा, जब तक इवन 1 अप्रैल नहीं आ जाएगा, इस पूरे साल में ओपनिंग एंट्री दोबारा पास नहीं की जाती है। फिर जब ये साल चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, तब जाके हम ओपनिंग एंट्री फिर से पास करते हैं। मतलब कि ओपनिंग एंट्री जो है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है हर साल की, ना कि हर दिन की। यहां पे कह रहा है हर दिन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिल्कुल भी गलत है ये। हर साल की आप कह सकते हो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, जिसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री के तहत उस एंट्री को हम पास करते हैं। ठीक है सर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपके पास, परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? ये ऑलवेज कह रहा है और बिल्कुल ऑलवेज पे ही आपको स्टैंड करना है। तो परचेज अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो आप खरीदते हैं वो डेबिट में होता है। अब ये कब कब क्रेडिट होता है? तो परचेज अकाउंट जब भी आप कोई खरीदे हुए सामान को यूज करते हैं, किस किस पर्पस के लिए, या तो ड्राइंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, चैरिटी के लिए, या आग वगैरह लग जाती है कभी भी, उसके लिए। तो परचेज में से ही इन सभी चीजों को आप माइनस करके चलते हो। बट क्या कभी भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास था 100 रुपए का सामान और आपने ड्राइंग कर ली 500 रुपए की? नहीं। 100 रुपए का सामान था, आपने चैरिटी कर दी 200 रुपए की? नहीं। 100 रुपए का सामान था, आपका चोरी हो गया या फिर आग लग गई 300 रुपए के सामान पे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 100 का अगर परचेज है तो ये मैक्सिमम नेगेटिव में कितना जाएगा? 0। 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए परचेज जब आपने किया तब वो डेबिट में था, तो इसमें से कितना भी आप घटाओगे तो अल्टीमेटली बैलेंस जो बचेगा वो डेबिट का ही बचेगा, या फिर 0 हो जाएगा, जिसका कि कोई ना डेबिट है ना क्रेडिट है। तो इसलिए परचेज अकाउंट भी जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। अगर उसमें कोई बैलेंस होगा तो, या फिर वो 0 बैलेंस दिखाएगा जहां पे वो ना डेबिट है ना क्रेडिट है। बट नेगेटिव मतलब क्रेडिट होने का सवाल ही नहीं उठता। क्रेडिट का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस। तो परचेज अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है सर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, सेल्स अकाउंट्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अब यहां पे देखो बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, ये बैलेंस की बात कर रहा था। यहां पे कह रहा है सेल्स अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है या नहीं होता, उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा है। यहां पे कह रहा है कि सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है। क्या ये सही है या गलत है? सेल्स अकाउंट हम कब यूज करते हैं? जब भी हम सेल करते हैं।
जब भी हम सेल करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट जब भी आप सेल करोगे तो आपका सामान जो है वो जा रहा होता है, सामान जो आपके पास से है वो जा रहा है, आपका जो स्टॉक है वो आपके पास से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको क्रेडिट ही करते हो। या दूसरा एंगल इसका ये होता है कि सेल्स आपकी एक प्रकार की इनकम है, इसलिए भी आप इसको हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो इसलिए कभी भी सेल्स अकाउंट आपका डेबिट नहीं हो सकता। डेबिट होगा तो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट कहलाएगा। गुड्स वापस आ सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट वो सेल्स अकाउंट के थ्रू नहीं आएगा, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट के थ्रू आएगा। और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट हो सकता है, बट सेल्स अकाउंट जो होगा वो डेबिट नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट है, गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर रेफर्ड टू एज सेल्स। मतलब कि गुड्स जो आपने खरीदा रीसेल करने के लिए उसको आप सेल्स कहते हो, उसको आप सेल्स कहते हो। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो रीसेल करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल्स कह के चलते हैं। ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको पॉज देके चल रहा हूं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग खंगाले, क्योंकि मोटा मोटा हमारा ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, तो जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो दोबारा से उसको बेचने के लिए उसको हम सेल्स कहते हैं। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत शार्पनेस है, बहुत ज्यादा शार्पनेस है। आप में से मैक्सिमम लोग ये कह बैठेंगे कि हाँ सर बात तो बिल्कुल ठीक है ना, गुड्स हमने खरीदा है रीसेल करने के लिए तो उसको सेल्स ही तो कहेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत। जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो रीसेल करने के लिए तो उसको आप कहते हो क्या, परचेज। उसको आप क्या कहते हो, परचेज। सेल्स कब कहते हो, जब उस परचेज किए हुए गुड्स को आप बेचते हो। अभी उसकी उस स्टेज तक बात ही नहीं पहुंची। ये जो सेंटेंस है इसको आप दोबारा से पढ़ें कि ये बात कर रहा है जब आपने परचेज किया तब की बात कर रहा है। गुड्स बॉट फॉर रीसेल, आपने कोई गुड्स खरीदा रीसेल करने के लिए, उसको आप क्या रेफर करोगे, उसको आप परचेज रेफर करोगे। सेल कैसे कह सकते हैं? सेल तो आप तब कहोगे जब वो जो गुड्स आपने बॉट किया था परचेज करने के लिए उसको आप बेच रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो, तब आप उसको सेल रेफर करोगे। बट जब गुड्स खरीदा जाएगा उस टाइम की बात कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो बहुत ही शार्प स्टेटमेंट है कि गुड्स बॉट फॉर रीसेल। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे परचेज। वही गुड्स बॉट फॉर यूज इन दी बिजनेस, तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको आप बोलते क्या, एसेट्स। अगर कोई गुड्स आप परचेज करते हो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सेल्स या परचेज का नाम नहीं देते, उसको हम एसेट्स का नाम देते हैं। वो हमारा एसेट्स के रूप में यूज किया जाता है बिजनेस में। बिल्कुल सर, ये बात भी समझ में आती है। चलिए, तो ये कुछ थे आपके ट्रू फॉल्स। आई होप आपको थोड़ा सा माइंड यहां अप्लाई करना पड़ा होगा, बट बहुत ही अच्छे कैटेगरी के ट्रू फॉल्स थे। आपके एग्जाम में आए हुए ऐसे ट्रू फॉल्स, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नाउ कुछ हमारे पास 5 फिलअप्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बहुत ही इजी है ऑल्दो ये। पहला आपका फिलअप है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। जब आप गुड्स कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो आप क्रेडिट कहां करते हो, तो आपको पहले इसकी एंट्री पता होनी चाहिए कि कभी कोई प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स लेके जा रहा है तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, उसकी हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, तो आपका परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कह रहा है विल बी क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करोगे, तो आपका जवाब आपके सामने है कि आप परचेज अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। अब आपके गुड्स में आग लग गई, जब गुड्स में आग लग जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो आपको इसकी एंट्री अब पता होनी चाहिए पहले। तो जब भी कुछ आग लगी या कुछ चोरी होगी तो हम कहते हैं जो भी लॉस हुआ उस लॉस को डेबिट कर दो। ठीक है, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दें, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट। ये हमने एक अकाउंट खोल दिया, लॉस का अकाउंट है, लॉस सारे डेबिट होते हैं तो हमारा ये लॉस भी डेबिट हो जाएगा। टू, अल्टीमेटली आपके पास से जा क्या रहा है, आपके पास से गुड्स जा रहा है तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे जितने से आपका गुड्स गया। तो आपसे यही पूछ रहा है क्रेडिट किसको करना है। तो अभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहां पूछा जाए डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो आपके मन में एक जनरल एंट्री तैयार हो जानी चाहिए और तब आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां पे क्रेडिट पूछ रहा है तो आप किसको क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट। तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा फर्स्ट वाले की तरह, परचेज अकाउंट। नाउ फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। गुड्स रिटर्न किया है आपके कस्टमर ने तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये हो क्या रहा है। कस्टमर आपका गुड्स रिटर्न कर रहा है, दैट मींस ये सेल्स रिटर्न है।
जब कस्टमर आपके गुड्स को रिटर्न करेगा, मतलब क्या है कि आपने कभी गुड्स उसको सेल किया होगा और आपका सामान अब आपके पास लौट के वापस आ रहा है, एक प्रकार का ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है सर? इसकी एंट्री होती है गुड्स आपके पास आ रहा है और उसको किस नाम से लिखते हैं? हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न के नाम से। गुड्स आ रहा है, आप डेबिट करोगे, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कभी इनकम बुक किया था, उस इनकम को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जब आपने सेल किया था तो आपने इनकम माना था, अब जब सेल रिटर्न हो गया तो उतने से इनकम कम हो रही है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं किसके नाम से? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका कस्टमर था जिसने रिटर्न किया, उसका आप नाम लिख दोगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, आपसे पूछा जा रहा है किसको डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो आपका आंसर होगा क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड। नाउ प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। अब कोई प्रोप्राइटर है आपके बिजनेस का, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब उसका पर्सनल खर्चा है, उसके जीवन का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है और उस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो मतलब उसका एक घर का खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, बिजनेस से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। उसकी पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल रूम रेंट, पर्सनल कुछ भी चीजें होंगी, उसका खर्चा जब आपकी फर्म से पे किया जाता है तो आप किसको डेबिट करते हो? तो कोई भी जब पर्सनल खर्चा पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? वो जाता है आपका ड्रॉइंग अकाउंट में। तो आप ड्रॉइंग अकाउंट को करते हो डेबिट। अब यहां पे खर्चा पे कर रहे हो तो इसलिए आप लिखोगे कैश। गुड्स जा रहा था तो हमने लिखा था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पे कैश जा रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? आपसे पूछ रहा है किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो आपका आंसर होगा क्या? ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो किस में डेबिट होता है? तो आपको आउटस्टैंडिंग रेंट की पहले एंट्री पता होनी चाहिए। आप रेंट की एंट्री करते हैं क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो आप बोलते हैं रेंट अकाउंट तो तब भी डेबिट रहेगा, हमने पैसा दिया नहीं तो उसको हम लाइबिलिटी मान लेंगे, उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। उसको हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जो हमने पैसा पे नहीं किया वो हमारी लाइबिलिटी बन गई और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है, तो उस कैश की जगह पे आप एक लाइबिलिटी बुक करते हो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो कि आप भविष्य में पे करोगे। और आपसे पूछ रहा है डेबिट किसको करना है, तो डेबिट किसको करना है सर? आपके सामने है, तो डेबिट क्या होगा? रेंट अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रू फॉल्स समझा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फिलअप समझा। आई होप आपकी पूरी माइंड में ये बात जम गई है कि किस तरीके से एंट्रीज पास की जाती हैं। अब इतने बेसिक्स के साथ जो आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा उसके अंदर हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, जिसके अंदर हमें मल्टीपल टाइप के ट्रांजैक्शंस दिए होंगे और उन सब की एंट्रीज को हम अटेम्प्ट करेंगे, पास करेंगे और अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरी नॉलेज को यूज करते हुए बहुत ही ईजी और स्मूथ तरीके से। ठीक है सर, चलिए तो फिलहाल इतना ही।